ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? हो तो तुम लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं आज। बजटरी कंट्रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी। तुम्हारा सीएमए एग्जाम हो या सीए एग्जाम हो, मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2, कंपल्सरी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। फिर वो कम से कम 8 मार्क्स से कम नहीं होगा। मतलब अगर बजटरी कंट्रोल चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते हो तो इस चैप्टर से यही उम्मीद करो कि 10 मार्क मिल जाएगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। बजटरी कंट्रोल लिखो, कॉपी में हेडिंग दे दो बजटरी कंट्रोल। ओके, देखो पहले ये बजट क्या होता है हम समझेंगे। ये डेफिनेशन को रीड करो। Certified Institute of Management Accountants (CIMA) defines a budget as a budget is a financial and/or quantitative statement prepared prior to a definite period of time of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objectives। अब बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। एक दो पॉइंट को, मतलब वर्डिंग को ध्यान दो। बजट इज ए फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। काइंडली अंडरलाइन द वर्ड फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स। इसका मतलब बजट फाइनेंशियल टर्म में भी हो सकता है, बजट क्वांटिटेटिव टर्म में भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब यूनिट में कितना यूनिट्स प्रोडक्शन होगा, इसको कहते हैं प्रोडक्शन बजट। कितना केजी रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल परचेज बजट। कितना केजी रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट। तो बजट फाइनेंशियल मतलब अमाउंट टर्म में भी होगा, कितना एक्सपेंसेस होगा। देखो पहले एक बार आंसर हो जाओ कि बजट हमेशा एडवांस बेसिस में प्रिपेयर होता है। मतलब मान लो तुम्हें जनवरी के लिए बजट बनाना है तो जनवरी मंथ के बाद में, मतलब एंड में तुम बजट नहीं बनाओगे, जनवरी मंथ से पहले तुम बजट बनाओगे। इसीलिए बजट बनता है प्रायर टू ए डेफिनेट पीरियड। बजट बनेगा हमेशा प्रायर टू ए डेफिनेट पीरियड। ओके, तो बजट फाइनेंशियल टर्म में भी हो सकता है, मतलब रुपीज टर्म में भी हो सकता है, नहीं तो क्वांटिटी मतलब यूनिट्स टर्म में भी हो सकता है। फिर बजट हम बनाएंगे एडवांस बेसिस में, बजट हम बनाएंगे एडवांस बेसिस में। ओके, अब जो राइटिंग स्पेस दिया हुआ है वहां लिखो व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है? देखो व्हाट इज बजट। बजट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। पहले लिखो फिर उसके बाद हम समझेंगे। बजट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट व्हेन वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन एडवांस, विदिन ब्रैकेट में लिखो बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन, सच कॉस्ट शीट विल बी कॉल्ड एज बजट। Such cost sheet will be called as budget। हो गया? ओके, अब देखो बजट इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अंडरलाइन द वर्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मतलब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट शीट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। मतलब आगे कितना खर्चा होगा, आगे कितना कॉस्ट इनकर होगा, इसको कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। देखो मान लो तुम्हारा खर्चा हो गया, तुम कॉस्ट शीट बनाते हो, वो हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट शीट। तो एक्चुअल कॉस्ट शीट के हिसाब से कितना खर्चा होगा हम डिटरमाइन नहीं करेंगे, कितना खर्चा हुआ मतलब एक्चुअली कितना खर्चा इनकर हुआ ये पता चलेगा एक्चुअल कॉस्ट शीट से। आगे कितना खर्चा होगा ये पता चलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट से।
ठीक है। तो बजट एक्चुअल कॉस्ट शीट नहीं होता है, बजट होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। बजट क्या होता है? एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। ओके चलो, व्हेन वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन एडवांस, मतलब कॉस्ट इनकर होने से पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट इनकर होने से पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसको कहते हैं बजट। इसका मतलब कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस बेसिस। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस बेसिस, सच कॉस्ट शीट विल बी कॉल्ड एज बजट। चलो नेक्स्ट लिखो, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट, अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये टॉपिक ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मतलब कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। देखो बेटा, कॉस्टिंग का दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। तुम मेरे साथ साथ कॉपी भी करो, ऑलरेडी मेरे मैट में ऑलरेडी ये लिखा हो चुका है, तो इसीलिए मैं और नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूं, तुम लिखो, ठीक है। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, दो काम साइमल्टेनियसली करो, समझो, फिर उसके बाद नोट्स भी कॉपी करो, ठीक है। खाली नोट्स कॉपी करने से नहीं होगा या खाली समझने से नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके तुम भूल जाओगे या रिवाइज करने के लिए तुम्हें दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए नोट्स भी कॉपी करो, फिर समझने के लिए भी कोशिश करो, ठीक है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, मैंने बताया था कि कॉस्टिंग का दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। तो पहले देखो कॉस्ट कंट्रोल, फिर उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल के अंदर लिखो, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर बजट। पहले हमें बजट बनाना पड़ेगा, मतलब एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि कितना खर्चा होगा। फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल। इसका मतलब कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग कहता है कि एक कॉस्ट शीट नहीं बनाओ, कॉस्टिंग कहता है कि दो कॉस्ट शीट बनाओ, एक एडवांस मतलब एस्टिमेटेड और एक एक्चुअल। फिर एक्चुअल के साथ एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को कंपेयर करो, क्या वेरिएंस आ रहा है पता करो। वेरिएंस का मतलब मैंने सोचा था इतना होगा, एक्चुअल इतना हुआ, ये दोनों का डिफरेंस को कहते हैं वेरिएंस। मतलब डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज कॉल्ड एज वेरिएंस। बोले वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ओके, फिर नेसेसरी एक्शन ले लो, क्योंकि वेरिएंस क्रिएट होना अच्छी बात नहीं है। वेरिएंस का मतलब तुम्हारा एस्टिमेशन में गलत, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर उसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को एक्चुअल कॉस्ट शीट के साथ कंपेयर करेंगे। डिफरेंस को हम बोलेंगे वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। अब बोलेंगे सर क्या नेसेसरी एक्शन लेंगे, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेरिएंस का कंसेप्ट क्या होता है। चलो, ये होता है कॉस्ट कंट्रोल का मतलब। अब देखो कॉस्ट रिडक्शन, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होने के लिए, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि चलो प्रॉफिट बढ़ा लो। तो प्रॉफिट दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो सेलिंग प्राइस ज्यादा करो, नहीं तो कॉस्ट को रिडक्शन करो। अगर तुम सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो मार्केट में एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कंपटीटर से अगर ज्यादा प्राइस तुम चार्ज करोगे तो तुम्हारा गुड्स को कोई भी नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए सेलिंग प्राइस में तुम हाथ नहीं लगा सकते हो, तो इसीलिए तुम प्रॉफिट बढ़ा सकते हो अगर तुम तुम्हारा कॉस्ट को रिडक्शन करोगे। तो इसीलिए कॉस्टिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब रिमूव नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। देखो कुछ एक्टिविटी ऐसे होता है जिसके वजह से कुछ भी वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉस्ट इनकर होता है। मान लो डैमेज हो गया, तो डैमेज का मतलब नुकसान, तो डैमेज की वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वालिटी थोड़ी ना इंक्रीज होगा। तो डैमेज के लिए कॉस्ट तो इनकर होता है, लेकिन उसका कुछ वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। अगर डैमेज या वेस्ट को तुम रोक दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी में कुछ हैम्पर नहीं होगा।
तो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को तुम कैसे रिमूव करोगे? बाय रिमूविंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, तो तुम कॉस्ट कम कर सकते हो, मतलब कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, जिसके वजह से तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करो कि बजट क्या होता है, फिर उसके बाद कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम बजट क्यों बनाते हैं। देखो, बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का 2 ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है कॉस्ट कंट्रोल और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब पहले बजट बनाओ, फिर उसके बाद एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, वेरिएंस निकालो, फिर वेरिएंस के लिए नेसेसरी एक्शन ले लो। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हटाओ, तो जिसके वजह से कुछ कॉस्ट सेविंग होगा, कॉस्ट सेविंग होगा तो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो बजट का मतलब होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। बजट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। चलो नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ बजट। बजट का फीचर्स क्या है? इसको रीड करना दरकार नहीं, सॉरी इसको कॉपी करना दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मैथ में देखो जो हैंड रिटन नोट्स है इसी को तुम कॉपी करोगे, जो ऑलरेडी डीटीपी हुआ है ये तुम्हारा मैट या स्टडी मैट या डीएस वर्चुअल का जो मैट है इस मैट में ये अवेलेबल होगा, तो इसको तुम कॉपी मत करोगे। इसको रीड करो, अंडरलाइन करो, पॉइंट आउट करो, फिर उसके बाद खत्म करो। देखो फीचर्स ऑफ बजट क्या होता है, एक एक पॉइंट मेरे साथ साथ रीड करो, ठीक है? ओके। ए बजट मस्ट बी expressed either in quantitative form, underline the word quantitative, or it may be expressed in rupees, underline the word rupees। इसका मतलब बजट क्वांटिटेटिव टर्म में भी हो सकता है, बजट अमाउंट टर्म में भी हो सकता है। ओके, पहला फीचर्स हो गया। देखो फीचर्स का मतलब बजट क्या है, बजट कैसा है, बजट कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं फीचर्स। तो बजट क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए, बजट फाइनेंशियल टर्म में भी होना चाहिए। चलो सेकंड पॉइंट रीड करो, इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर द टाइम, अंडरलाइन द वर्ड बिफोर द, प्रिपेयर्ड बिफोर द टाइम फॉर व्हिच इट इज रिक्वायर्ड। अगर इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो एडवांस बेसिस में प्रिपेयर होता है, ठीक है? चलो थर्ड पॉइंट रीड करो, बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए डेफिनेट पीरियड। ओके, अंडरलाइन द वर्ड प्रिपेयर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड। 1 साल का बजट, 1 महीना का बजट, 1 क्वार्टर का बजट, ऐसा कभी नहीं होता है कि इनफाइनाइट पीरियड का बजट। बजट हमेशा एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, बजट हमेशा एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, ठीक है? ओके चलो फोर्थ पॉइंट रीड करो, बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज, अंडरलाइन द वर्ड पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज। हाँ, एंटरप्राइज का जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से हम बजट बनाएंगे, पॉलिसी के हिसाब से हम बजट बनाएंगे, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, बजट आर प्रिपेयर्ड नॉर्मली फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब बजट के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, बजट के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए हम बजट बनाते हैं। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि कितना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, मतलब पहले मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, फिर उसके बाद प्रोडक्शन करूंगा, मुझे कितना रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदना है, बजट बनाने से पता चलेगा। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि टू आइडेंटिफाई हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, टू आइडेंटिफाई हाउ मच रॉ मटेरियल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, बजट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके चलो रीड करो, फिर अंडरलाइन करो, जो पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करूंगा वही पॉइंट्स को तुम अंडरलाइन करोगे। ये पॉइंट खुद रीड करके समझ लेना चाहिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोशिश करो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को नोट से रीड करके समझने के लिए, इसके वजह से तुम्हारा एबिलिटी इंक्रीज होगा, मतलब तुम्हारा दक्षता इंक्रीज होगा। अगर तुम खुद का एबिलिटी इंक्रीज नहीं करोगे तो बहुत आगे नहीं जा सकते हो। चलो हो गया, बहुत सारे बातें हो गया। अब रीड करो, बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ओके, रीड करो एक एक पॉइंट मेरे साथ साथ, ठीक है? ए बजट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर द डिजायर्ड प्लान ऑफ एक्शन। मतलब बजट एक
ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होगा आगे, हम प्लान बनाते हैं। तो बजटिंग इज ए प्लानिंग एक्टिविटी, बजटिंग इज ए प्लानिंग एक्टिविटी, ठीक है। रीड करो, ए बजट इज ए ब्लूप्रिंट for the desired plan of action. Since budget are prepared in accordance with the policy of various functions of the organization such as purchase, production, sales, मतलब वेरियस फंक्शन के लिए हम बजट बनाएंगे, परचेज के लिए परचेज बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, सेल्स के लिए सेल्स बजट बनाएंगे। तो बजट एक फंक्शनल एक्टिविटी होता है या फंक्शनल प्लानिंग होता है। These will be helpful as plan of action to discharge the various functions. Underline the word helpful as plan of action to discharge the above functions. मतलब बजट के वजह से प्रोडक्शन, परचेज, सेल ये सारे फंक्शन एफिशिएंटली काम करता है। चलो सेकंड पॉइंट रीड करो, budget are useful for forecasting. Underline the word useful for forecasting the operating activity and financial position of a business enterprise. बजट के वजह से तुम फोरकास्ट कर सकते हो, बजट के वजह से तुम फोरकास्ट कर सकते हो क्या चीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी फोरकास्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन को भी फोरकास्ट कर सकते हो। फोरकास्ट का मतलब एस्टिमेशन, फोरकास्ट का मतलब एस्टिमेशन। ओके, थर्ड पॉइंट रीड करो, 4-5 पॉइंट रीड करके हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे, बाकी जो भी पॉइंट है तुम खुद रीड करोगे। बजट्स आर हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये पहला पॉइंट का इनडायरेक्ट मीनिंग वाला पॉइंट है। पहला पॉइंट में हम यही समझे थे कि बजट के वजह से हमारा फंक्शनल एक्टिविटी एफिशिएंटली होता है। इसका मतलब हर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो लोग अच्छे से उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो बजट्स आर हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरलाइन द वर्ड एस्टैब्लिशिंग डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, budgets provide a means of coordination. Underline the word provide a means of coordination for the business as a whole. Okay, चलो next point. Budget ensure good business practice because they plan for future. Underline the word ensure good business practice. Okay, point number VI, budgets are means of communication. Underline the word budgets are means of communication. देखो बेटा, परचेज बजट जब बनाओगे तो परचेज का मतलब कितना रॉ मेटेरियल परचेज करोगे। हाँ, तो रॉ मेटेरियल तुम कितना परचेज करोगे ये डिपेंड करेगा कि तुम कितना प्रोडक्शन करोगे। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम बताओ तुम कितना प्रोड्यूस करोगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा। तो इसके वजह से क्या होगा ना, परचेज डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा, अच्छा कोऑपरेशन हो जाएगा। तो बजट एंश्योर कोऑर्डिनेशन, बजट एंश्योर कोऑपरेशन, बजट एंश्योर कम्युनिकेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बजट नहीं बन पाएगा या बजट बनाने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो 2-4 कॉमन पॉइंट हो गया। फिर बजट्स आर डिवाइस्ड टू ऑब्टेन मोर इकोनॉमिकल यूजफुल ऑफ कैपिटल एंड अदर इनपुट्स। अगर तुम बजट बनाओगे तो तुम्हारा इकोनॉमिकल यूज होगा। तो अंडरलाइन द वर्ड इकोनॉमिकल यूज, अंडरलाइन द वर्ड इकोनॉमिकल यूज। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, लिमिटेशंस ऑफ बजट। मतलब बजट का क्या लिमिटेशन है। बजट फेल्स इफ एस्टिमेट्स आर नॉट एक्यूरेट। देखो बजट का मतलब एस्टिमेशन, अगर तुम्हारा एस्टिमेशन में गलत हो गया या एस्टिमेशन में कुछ एरर हो गया तो तुम्हारा बजट कुछ काम का नहीं है। तो बजट फेल्स इफ एस्टिमेशन आर नॉट एक्यूरेट, मतलब बजट को इफेक्टिव करने के लिए तुम्हें एस्टिमेशन मतलब करेक्ट एस्टिमेशन करना पड़ेगा। चलो सेकंड पॉइंट,
रिस्क ऑफ रिजिडिटी। देखो बजट अगर तुम बनाओगे तो रिजिडिटी क्रिएट होगा। रिजिडिटी का मतलब चिड़ापन, ठीक है। एम्प्लॉई के अंदर रिजिडिटी आएगा, क्या ये एस्टिमेशन करते हैं कि इतना एक्चुअली ये नहीं हो रहा है, तो कुछ छोटा लेवल का या बड़ा लेवल का रिजिडिटी क्रिएट होगा। रीड करो इस पॉइंट को। बजटिंग प्रोसेस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ रिजिडिटी in the mind of people who are working in the organization, but in the modern business world, which is more dynamic in nature, such rigidity will create problem. Therefore budgeting process should always be dynamic in nature so that it can be updated according to the situation. फिर बजटिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन के केस में बजट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बजट एक्सपेंसिव हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलो बजट का और भी एक दो लिमिटेशन है। बजटिंग इज नॉट सुइटेबल फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। मतलब अगर तुम बजट मैनेजमेंट सोचा कि चलो मैं बजट बना दिया, ठीक है, अब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो गया, नहीं। बजट बनाने के बाद भी मैनेजमेंट को पूरी तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि बजटिंग इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। फिर बजट के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, ठीक है। ये सब पॉइंट्स तुम्हारा मतलब नोट्स तुम्हारा स्टडी मैट या मैड में है, तो तुम हाईलाइट करके ये सारे टॉपिक को खत्म करो। मतलब तुम्हारा काम यही होगा कि नोट्स मत लिखो अभी, ठीक है, अभी समझो, फिर उसके बाद हाईलाइट करो। जब खुद समरी नोट्स बनाओगे ये काम में आएगा, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, मतलब बजट कितना प्रकार का। पहले बजट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर तुम देखोगे तो बजट होता है लॉन्ग टर्म बजट, बजट होता है शॉर्ट टर्म बजट। चलो लॉन्ग टर्म बजट का मतलब जो बजट 3 इयर्स, 3 to 5, 10, 20 ईयर के लिए वैलिडिटी रहेगा, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। देखो तुम कौन सा कोर्स में ज्वाइन करोगे, सीए या सीए में, उसके लिए एक बजट बनाते हो। क्या ये 1 साल के लिए होगा? नहीं, तुम्हें 10 या 15 साल को देख के तुम्हें बजट बनाना पड़ेगा, तो वो बजट हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म बजट। तो ठीक है, चलो तुम कितना कपड़ा खरीदोगे और सामने तुम्हारा एक फंक्शन है, उसके लिए तुम कितना शर्ट खरीदोगे या कपड़ा खरीदोगे, उसके लिए तुम बजट बनाते हो, वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म। कुछ कुछ सत्र के हिसाब से बजट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म भी होता है। और 1 साल से पहले मतलब 1 साल से कम जिस बजट का वैलिडिटी वो शॉर्ट टर्म, 1 साल से 3 साल या 5 साल तक जो वैलिडिटी जिसका वैलिडिटी वो मीडियम टर्म, 5 साल से ज्यादा जिसका वैलिडिटी वो लॉन्ग टर्म। लेकिन मेरे हिसाब से तुम 2 आंसर लिखो कि बजट लॉन्ग टर्म होता है, बजट शॉर्ट टर्म होता है। 1 साल से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, बेटा नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट 2 प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 प्रकार का रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट बजट कैन बी 2 टाइप्स। बजट कैन बी 2 टाइप्स। एक होता है तुम्हारा कैपिटल बजट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट को कंसीडर करेगा, और एक होता है तुम्हारा रेवेन्यू बजट जो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर करेगा। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन बेटा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या होता है?
परचेज एक फंक्शन होता है, प्रोडक्शन एक फंक्शन होता है, सेल्स एक फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक फंक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल एक फंक्शन होता है। तो फंक्शनल बेसिस पे बजट का आंसर लिखना बहुत इजी। पहले सेल्स बजट जो सेल्स फंक्शन के लिए होगा, बाकी जो भी नोट्स लिखा हुआ है उसको तुम खुद रीड करोगे। फिर उसके बाद प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट के लिए क्या क्या फैक्टर हम कंसीडर करेंगे ये सब भी देखेंगे। प्रोडक्शन प्लान, कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न, इन्वेंटरी पॉलिसी, ये सारे फैक्टर को देख के हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। और एक फंक्शन होता है परचेज बजट, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन तुम लिख सकते हो कि प्रोडक्शन बजट, फंक्शन बजट, सॉरी प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल बजट एक्सेट्रा। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होगा, टाइप्स ऑफ बजट। मतलब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितना प्रकार बजट बनाएंगे प्रैक्टिकली। देखो कॉपी में लिखो, मैं इसको नहीं मिटा सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड हो चुका है। अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो जो हैंड राइटिंग नोट्स है वो भी मिट जाएगा। तो इसीलिए मैं जैसे लिखा हूं ऐसे कॉपी करो। लिखो टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में हम सीखेंगे प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट था उसके बेसिस पे मैंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि टाइप्स ऑफ बजट। तो टाइप्स ऑफ बजट में पहले लिखो प्रोडक्शन बजट, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल बजट। रॉ मटेरियल का दो बजट होता है, एक परचेज बजट हुआ है और एक कंजप्शन बजट होता है। तो यहाँ पे परचेज ओब्लिक कंजप्शन लिखो, प्रोडक्शन बजट और एक रॉ मटेरियल बजट। ब्रैकेट में परचेज लिखा हुआ है, तुम परचेज ओब्लिक कंजप्शन लिखो। फिर उसके बाद और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट, फिर कैश बजट, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। मतलब प्रैक्टिकली हम इतना बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाएंगे, रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, फिर उसके बाद कैश बजट बनाएंगे, फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बनाएंगे। चलो पहले लिखो प्रोडक्शन बजट। पहले लिखो प्रोडक्शन बजट, कॉपी में हेडिंग दे दो प्रोडक्शन बजट। सुनो, लिखना बंद करो, मेरे बात सुनो। प्रोडक्शन बजट में हम यही डिटरमाइन करेंगे कि कितना क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। मेरे साथ साथ और एक बार बोलो कि प्रोडक्शन बजट में हम क्या करेंगे। बोलो, प्रोडक्शन बजट में हम यही डिटरमाइन करेंगे। क्या डिटरमाइन करेंगे? कितना यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। क्या? कितना यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। तो लिखो, इट shows how much quantity, it shows how much quantity to be produced। तो प्रोडक्शन बजट में हम यही डिटरमाइन करेंगे कि कितना यूनिट्स हमें बनाना है। चलो प्रैक्टिकली सोचो, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। देखो मैं सिखाता हूं कि प्रोडक्शन बजट कैसे बनाऊं। तो प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या होता है? कितना क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। चलो तुम सोच रहे हो कि तुम सेल करोगे 100 यूनिट्स। अब बोलो तुम्हें कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करना होगा। जब तुम सेल करोगे 100 यूनिट्स तो तुम्हें 100 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। चलो प्रोडक्शन कितना होगा? 100 यूनिट्स। सेकंड एग्जांपल समझो, तुम यही सोच रहे हो कि तुम सेल करोगे 100 यूनिट्स, फिर हाथ में रखोगे 20 यूनिट्स, हाथ में रखोगे, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हाथ में रखोगे इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, मान लो तुम सेल करोगे 100 यूनिट्स, फिर हाथ में रखोगे, यानी तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 20 यूनिट्स। अब बोलो तुम्हें कितना यूनिट्स बनाना पड़ेगा?
सर 120 यूनिट्स। चलो तुम सेल करोगे 100 यूनिट्स, हाथ में रखोगे 20 यूनिट्स, तुम्हारे पास ऑलरेडी है 10 यूनिट्स। ये सेल्स, ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक। अब बोलो तुम्हें कितना यूनिट्स बनाना पड़ेगा? सर 110 यूनिट्स। कैसे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलो हो गया। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट में तुम क्या करोगे? प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालोगे कि कितना प्रोडक्शन, कितना यूनिट्स तुम प्रोड्यूस करोगे। तो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसके लिए हम एक फॉर्मूला दे देते हैं। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। तो प्रोडक्शन बजट क्वांटिटी टर्म में होता है। अगर तुम प्रोडक्शन बजट को अमाउंट टर्म में बनाओगे, मतलब अमाउंट टर्म में प्रिपेयर करोगे, तो वहां पे हम यही बोलेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा होगा, रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा। लेकिन अभी जो प्रोडक्शन बजट हम समझते हैं, इसमें हम सीखते हैं कि कितना यूनिट्स हम प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन का दो बजट होता है, एक होता है प्रोडक्शन का क्वांटिटी बजट और एक होता है प्रोडक्शन का कॉस्ट बजट। अभी हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन का क्वांटिटी बजट कैसे बनाते हैं। तो बोलो प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू, फटाफट इक्वेशन बोलो मेरे साथ साथ। प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो प्रोडक्शन बजट बनाने से पहले तुम्हें सेल्स एस्टिमेशन करना पड़ेगा। बिना सेल्स एस्टिमेशन में प्रोडक्शन बजट हम नहीं बना सकते। बिना सेल्स एस्टिमेशन में हम प्रोडक्शन बजट नहीं बना सकते हैं। चलो ये देखो, प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। लिखो कॉपी में, प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। एक नोट लिखो, देखो फॉर प्रोडक्शन बजट we need sales estimation. For production budget we need sales estimation। मतलब प्रोडक्शन बजट के लिए हमें सेल्स एस्टिमेशन करना पड़ेगा। बिना सेल्स एस्टिमेशन में प्रोडक्शन बजट हम नहीं बना सकते। बिना सेल्स एस्टिमेशन में प्रोडक्शन बजट हम नहीं बना सकते हैं। चलो, प्रोडक्शन बजट के लिए क्या चीज चाहिए? सेल्स एस्टिमेशन चाहिए। फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अगर पता नहीं होगा तो तुम प्रोडक्शन बजट नहीं बना सकते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, इसको कहते हैं इन्वेंटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं? इन्वेंटरी पॉलिसी। अगर इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछा कि चलो व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड, अगर इंस्टीट्यूट ने पूछा कि चलो मुझे बताओ कि व्हाट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट, तुम बोलो प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए क्या फैक्टर्स तुम कंसीडर करोगे? सर प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमें दो फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ेगा। एक होता है सेल्स एस्टिमेशन, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग। सेल्स एस्टिमेशन का मतलब होता है डिमांड फोरकास्टिंग। और दूसरा होता है इन्वेंटरी पॉलिसी। क्या होता है? इन्वेंटरी पॉलिसी। चलो, प्रोडक्शन बजट हो गया। तो एक काम करो, हमारा मैट में या तुम्हारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट में प्रोडक्शन बजट के लिए एक दो प्रॉब्लम है। मेरे मैट में ये एग्जाम्पल के फॉर्म में है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में इलस्ट्रेशन के फॉर्म में होगा। तो तुम चाहोगे तो तुम्हारा स्टडी इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देख सकते हो, नहीं तो मेरे स्टडी मैट को भी यूज कर सकते हो। चलो रीड करो एग्जाम्पल 1। रीड करो एग्जाम्पल 1। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए प्रोडक्शन बजट बनाओ, एंडिंग 31 मार्च 2016। मतलब मार्च, फरवरी, जनवरी के लिए हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। अब बोलेंगे सर कैसे? देखो 3 महीना खत्म होगा मार्च में, तो शुरू होगा जनवरी में, जनवरी से शुरू होगा,
तो जनवरी का प्रोडक्शन बजट बनेगा, फरवरी का प्रोडक्शन बजट बनेगा, मार्च का प्रोडक्शन बजट भी बनेगा। चलो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी डी। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1, 2016, ये होगा तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, ये जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा, जो फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक होगा। चलो, तो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक दे दिया। एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। अच्छा, यहाँ पे हम जनवरी फरवरी मार्च तीनों का अलग नहीं बनाएंगे, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च मतलब एक क्वार्टर का एक साथ बनाएंगे। जनवरी का, फरवरी का, मार्च का अलग अलग हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेल्स जनवरी फरवरी मार्च वाइज नहीं दिया हुआ है, सेल्स जनवरी टू मार्च दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016। चलो, प्रोडक्शन लिखो। प्रोडक्शन इज इक्वल टू ओपनिंग, सॉरी, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओके। अब लिखो प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का सेल्स कितना? 10,000। प्रोडक्ट ए का सेल्स 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 3,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 2,000, तो प्रोडक्शन 11,000। बी का सेल्स 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, ओपनिंग स्टॉक 3,000, तो उसका प्रोडक्शन 17,000 बी का। सी का 13,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000 इज इक्वल 12,000। डी का अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ओके, ओके, हो गया एग्जाम्पल 1। ठीक है, चलो लिखो मेरे साथ साथ कॉपी में। ठीक है, we are discussing about production budget। प्रोडक्शन बजट एक होता है क्वांटिटी टर्म, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन बजट। तो क्वांटिटी टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन बजट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बजट। और एक होता है अमाउंट टर्म, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्वांटिटी टर्म में अगर हम बनाएंगे उसको कहते हैं प्रोडक्शन बजट, अमाउंट टर्म में अगर हम बनाएंगे तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो क्वांटिटी टर्म का प्रोडक्शन बजट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट यानी प्रोडक्शन बजट इन अमाउंट टर्म, प्रोडक्शन बजट इन अमाउंट टर्म। तो लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। लिखो इन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कंटिन्यू करके लिखो, इन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट वी विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट वी विल कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में हम क्या करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट करेंगे। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट विल बी प्रिपेयर्ड।
production cost budget will be prepared. Production cost budget will be prepared for the production quantity. Production cost budget will be prepared for production quantity as per production budget. As per production budget मतलब प्रोडक्शन बजट के हिसाब से जो क्वांटिटी आएगा उस क्वांटिटी के लिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट बनाएंगे। अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। देखो, मान लो तुम्हारा प्रोडक्शन बजट कहता है कि 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन बजट में क्या होता था, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा वो हम डिटरमाइन करते थे। तो मान लो प्रोडक्शन बजट कह रहा है कि 1 लाख यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट 1 लाख यूनिट्स के लिए बनेगा, ठीक है। हाँ, लिखो इट इज नथिंग बट ए कॉस्ट शीट। कंटिन्यू करके लिखो, इट इज नथिंग बट ए कॉस्ट शीट। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है ना, ये कुछ नहीं होता है, एक कॉस्ट शीट होता है इन व्हिच वी हैव टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फुल स्टॉप देके लिखो द फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट विल बी एज अंडर। द फॉर्मेट ऑफ production cost budget will be as under. The format of production cost budget will be as under. Particular amount. मान लो 1000 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्शन बजट के हिसाब से मान लो 1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है, तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनेगा 1000 यूनिट्स के लिए। तो पहले देखो उसमें मटेरियल कितना लगेगा। देखो, अगर एक यूनिट के लिए 10 रुपया का मटेरियल लगता है, मटेरियल कॉस्ट, तो 1000 यूनिट का मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, 10,000। तो पहले देखो मटेरियल कितना लगेगा, फिर उसके बाद देखो लेबर कितना लगेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेट्रा, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ये और कुछ नहीं होता है, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा प्रोडक्शन बजट के हिसाब से, उसके लिए हम एक कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। चलो फटाफट एक काम करो, एग्जाम्पल 2 रीड करो। फटाफट मेरे साथ साथ एग्जाम्पल 2 रीड करो। बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एज फॉलोज। देखो बेटा, दिमाग को थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर तुम दिमाग नहीं रखोगे, सर कहाँ पॉज हो गया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैंने देखा कि मेरा वीडियो पॉज हुआ है। मैं बहुत सारे बोल चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल 2 को और एक बार मैं समझाता हूँ। पहले खुद एक बार रीड करो। बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट दे रहा है, कितना यूनिट्स प्रोडक्शन होगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना, फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 7 मंथ में कितना यूनिट सेल होगा दे रहा है, एक्स का
वाई का 10, 12, 16, 20, 24, 24, 20, 28, 28, 24, 20, 16, 16, 18 कह रहा है कि कुछ भी वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉइंट नंबर बी में स्टॉक के बारे में बोल रहा है। फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ में जितना सेल्स होगा उसका आधा, नेक्स्ट महीने में जितना भी सेल्स होगा उसका आधा विल बी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। वो कह रहा है कि देखो जनवरी में कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना, फरवरी में जितना सेल्स होगा उसका आधा, फरवरी में कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सर, मार्च में जितना सेल्स होगा उसका आधा, मार्च में कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सर, अप्रैल में जितना सेल्स होगा उसका आधा, सर अप्रैल में कितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सर, मई में जितना सेल होगा उसका आधा, बस। फिर कह रहा है कि प्रीवियस ईयर का दिसंबर में कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा ना सर, जनवरी में जितना सेल्स होगा उसका आधा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिपेयर 6 मंथ एंडिंग 30th जून ए प्रोडक्शन बजट एंड समराइज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, मतलब हमें प्रोडक्शन बजट भी देना है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी देना है। प्रोडक्शन बजट भी दे दो, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी दो। चलो एक काम करते हैं, दो प्रोडक्ट है, एक एक्स और एक वाई। एक्स के लिए मैं बना देता हूं, वाई के लिए तुम बनाओगे। हाँ सर, चलो पहले देखो प्रोडक्शन बजट, लिखो कॉपी में या यहां पे जो स्पेस दिया हुआ है यहां भी लिख सकते हो। लिखो प्रोडक्शन बजट, पहले एक्स का प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी बजट, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो मंथ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन। मंथ में लिखो जनवरी, देखो जनवरी का कितना सेल्स है सर, जनवरी में 10,000 सेल्स है, ओके। फिर फरवरी, सर फरवरी में 12,000 सेल्स है, पहले सेल्स कलम फिलअप करो। मार्च में 16, अप्रैल 20, मई 24, जून 24। चलो सेल्स हो गया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो जनवरी में जितना सेल्स होगा, बोलो जनवरी में कितना सेल्स है 10,000, उसका आधा दिसंबर प्रीवियस ईयर का दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ सेल का आधा होगा। तो जनवरी में जितना सेल्स है उसका आधा दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दिसंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, दिसंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। लेकिन अभी हम लोग फिलअप करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बोलो जनवरी में कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा सर, फरवरी में जितना सेल्स होगा उसका आधा। तो फरवरी में सेल्स है 12,000, तो उसका आधा 6,000 जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक। सर फरवरी में कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा, मार्च में जितना सेल्स होगा उसका आधा,
मार्च में सेल्स 16,000 तो 8,000, अप्रैल में 20 तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 10, मई में 24 तो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक 12, जून में 24 मई का क्लोजिंग स्टॉक 12, जुलाई का सेल्स क्वेश्चन में है तो जुलाई का सेल्स देखो तो जून का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 10,000। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देखो जो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा सर, जनवरी सेल्स का आधा, तो जनवरी में सेल्स कितना 10,000 तो उसका आधा 5,000 दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दिसंबर में अगर 5,000 क्लोजिंग स्टॉक होगा तो जनवरी में 5,000 ओपनिंग स्टॉक होगा। सर समझ में नहीं आया, और एक बार सुनो, दिसंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जनवरी सेल्स का आधा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का सेल्स का आधा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ना, जो सेल्स जनवरी में होगा उसका आधा। जनवरी में सेल्स कितना है 10,000 तो उसका आधा 5,000 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक यानी जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। अब जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक, फरवरी का ओपनिंग स्टॉक 6,000, फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक, मार्च का ओपनिंग स्टॉक 8,000, बस सो ऑन। अब मिल गया प्रोडक्शन क्वांटिटी। प्रोडक्शन क्वांटिटी खुद कंप्यूट करो। ये हो गया एक्स का प्रोडक्शन बजट। वाई का प्रोडक्शन बजट तुम खुद बनाओगे, वाई का प्रोडक्शन बजट तुम खुद बनाओगे। चलो नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। लिखो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। एक्स का बोलो जनवरी टू जून एक्स कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी 1,11,000। कैलकुलेट करो जनवरी टू जून एक्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सर जनवरी टू जून एक्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन बजट के हिसाब से क्वांटिटी कंप्यूट करो। 11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000 प्लस 22,000, ये हो रहा है तुम्हारा 1,11,000। अब 1,11,000 यूनिट्स के लिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे। तो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे पर यूनिट, इधर टोटल। मैं टाइम दे रहा हूं, तुम मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। ये पीडीएफ पे ऑलरेडी पहले से मैं लिख चुका हूं मेरे फेस टू फेस बैच के लिए, ठीक है। जो लोग वर्चुअल में क्लास करते हैं उन लोग के लिए अलग से रिकॉर्ड होता है, फेस टू फेस क्लास को हम लोग नहीं देते हैं वर्चुअल ऐप में, ठीक है। क्योंकि फेस टू फेस जो बैच होता है उसमें बातचीत भी होता है, फिर क्लास थोड़ा स्लो चलता है, मतलब बहुत डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए मैं फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे वर्चुअल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी फेस टू फेस बैच में मैंने लिख चुका हूं, ये पीडीएफ मेरे पास था, पीडीएफ को मैं यूज कर सकता हूं। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, तुम कॉपी में लिखो, ठीक है। पर्टिकुलर में अमाउंट में पर यूनिट, फिर टोटल। पर्टिकुलर में अमाउंट में पर यूनिट, टोटल। देखो क्वेश्चन के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 12.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम चेक कर सकते हो। तो 1,11,000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा, 1,11,000 यूनिट्स के लिए 1,11,000 इंटू 12.5, 13,87,500। नेक्स्ट लिखो डायरेक्ट वेजेस।
डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 4.5, 1,11,000 यूनिट्स के लिए आएगा 4,99,500। अब लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, चेक करो। क्या फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में पर यूनिट दिया हुआ है? नो। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल बेसिस पे 6,60,000, मैं एक्स के लिए बात कर रहा हूं। एक्स का फैक्ट्री ओवरहेड 6,60,000 मुझे चाहिए पर यूनिट। तो जो 6,60,000 वो कितना यूनिट के लिए? सर 2,20,000 यूनिट के लिए। क्वेश्चन देखो, प्रोडक्शन क्वांटिटी एक्स का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग तो बजट बनाते हैं 1,11,000 के लिए, लेकिन जो 6,60,000 वो क्या 1,11,000 के लिए या 2,20,000 के लिए? सर वो 2,20,000 के लिए। तो 6,60,000 डिवाइड बाई 2,20,000, 3 रुपया आ रहा है। अब 1,11,000 के लिए 3,33,000 आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है 22,20,000, 22,20,000। ठीक है, ये हो गया एक्स का प्रोडक्शन बजट एज वेल एज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तुम बनाओगे वाई का प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट को मूव करते हैं। अब लिखो हाउ टू प्रिपेयर मटेरियल बजट। हेडिंग दे दो हाउ टू प्रिपेयर मटेरियल बजट। मटेरियल बजट कैसे बनाएंगे? ठीक, ओके। लिखो इन मटेरियल बजट यू विल एस्टिमेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेस्ड and value of material purchase. In material budget we will estimate how much quantity of material, underline the word quantity of material to be purchased and वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, मतलब कितना मटेरियल हम परचेज करेंगे, क्वांटिटी टर्म में भी वैल्यू टर्म में भी। मान लो मैंने बोला कि 50,000 केजी मुझे परचेज करना है, तो ये हो गया कितना मटेरियल में परचेज करूंगा इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। वो 50,000 का कॉस्ट कितना आएगा, मतलब परचेज कॉस्ट कितना आएगा, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल बजट में हम दो चीज कैलकुलेशन करेंगे, कितना मटेरियल हम परचेज करेंगे क्वांटिटी, फिर जो क्वांटिटी हम परचेज करेंगे उसका अमाउंट या वैल्यू कितना। चलो लिखो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू, देखो तुम कितना क्वांटिटी परचेज करोगे, मतलब कितना कंज्यूम करोगे, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखोगे, फिर कितना ओपनिंग स्टॉक में था। तो कंजप्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक, सॉरी कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेस्ड। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेज, तो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजप्शन क्वांटिटी, लिखो मेरे साथ साथ, रॉ मटेरियल कंजप्शन क्वांटिटी प्लस रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक माइनस रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक।
ओके, बोलो। रॉ मटेरियल क्वांटिटी टू बी परचेज इज इक्वल टू, रॉ मटेरियल क्वांटिटी टू बी परचेज इज इक्वल टू कंजप्शन क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। ओके सर, कंजप्शन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? लिखो, कंजप्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कितना यूनिट्स तुम प्रोड्यूस करोगे, कितना फिनिश गुड्स तुम प्रोड्यूस करोगे। क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू कंजप्शन रेट, मतलब एक यूनिट में कितना कंजप्शन होगा। तो क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड ये आएगा आज पर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में मैंने सिखाया था कि कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा, कैसे डिटरमाइन होगा। तो क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड आज पर प्रोडक्शन बजट इनटू कंजप्शन रेट, ये आ जाएगा तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन, ये आ जाएगा तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, वैल्यू ऑफ परचेज इज इक्वल टू कितना क्वांटिटी परचेज होगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड इनटू परचेज प्राइस, इनटू परचेज प्राइस। बस ये हो गया तुम्हारा रॉ मटेरियल परचेज बजट, क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों का। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में रॉ मटेरियल बजट को रिवाइज करो। तुम रिवाइज करो। करो करो फटाफट रिवाइज करो, बस हो गया। ठीक है, तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करो, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करो। मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है मेरे पास। चलो एग्जाम्पल 3 रीड करो फटाफट। ड्रॉ ए मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट क्वांटिटेटिव, मतलब कितना मटेरियल तुम परचेज करोगे क्वांटिटी में। ड्रॉ ए मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट 40,000 यूनिट्स, सेल्स कितना होगा? 40,000 यूनिट सेल्स होगा। Each units of the production require 3 units of material A and 5 units of material B, मतलब एक कंजप्शन रेट दे रहा है, एक फिनिश गुड्स। Each units of the product require 3 units of material A and 5 units of material B, मतलब एक फिनिश गुड्स में 2 मटेरियल लगता है A एंड B, एक यूनिट का फिनिश गुड्स में 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए लगता है, 5 यूनिट्स ऑफ मटेरियल बी लगता है। एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फिनिश गुड्स का एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में इतना ओपनिंग बैलेंस रहना चाहिए, मतलब करेंट ईयर का ये क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा चलो, ये ओपनिंग स्टॉक हम नेक्स्ट ईयर के लिए बजट बनाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस 5,000 यूनिट्स, मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग स्टॉक ए का बी का। फिर कह रहा है कि मटेरियल ऑन ऑर्डर, ए का 7,000 बी का 11,000। देखो ये इसका मतलब क्या है, ये मेरा गोडाउन, एक गोडाउन में ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे हाथ में ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का कोई नहीं है,
फिनिश गुड्स का एकदम ओपनिंग स्टॉक ही है, ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोला है फिनिश गुड्स का। तो मटेरियल का मेरे गोडाउन में ए का, मेरा गोडाउन में 12,000 रहना चाहिए। फिर ऑर्डर का मतलब ट्रांजिट में 7,000 रहना चाहिए, यानी मेरा टोटल ओपनिंग स्टॉक 19,000 होगा। बी का ओपनिंग स्टॉक गोडाउन में कितना रहना चाहिए 20,000, फिर ऑर्डर में कितना 11, तो बी का टोटल ओपनिंग स्टॉक 31,000 होना चाहिए। जो स्टॉक ऑर्डर में होगा बस वो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो स्टॉक ही होता है। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, फिनिश गुड्स का 7,000, ए का 15,000, बी का 25,000, फिर ऑर्डर में रहेगा एक 8,000, बी का 10,000। चलो देखो, मटेरियल क्वांटिटी बजट बनाने के लिए हमें चाहिए कंजप्शन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कंजप्शन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इनटू कंजप्शन रेट। क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन बजट। तो पहले हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे फिनिश गुड्स का, फिर उसके बाद प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से कंजप्शन क्वांटिटी कंपटीशन होगा, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज बजट बनेगा। तो पहले हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट। तो लिखो पहले प्रोडक्शन बजट। ओके, देखो प्रोडक्शन बजट फॉर फिनिश गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बोलो फिनिश गुड्स का सेल्स कितना 40,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना 7,000, ओपनिंग स्टॉक कितना 5,000। तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन आ रहा है 42,000। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन आ रहा है 42,000। ओके, देखो नाउ वी विल प्रिपेयर रॉ मटेरियल बजट। प्रोडक्शन बजट बनने के बाद हम रॉ मटेरियल बजट बना सकते हैं। प्रोडक्शन बजट बनाने के बाद हम रॉ मटेरियल बजट बनाएंगे, बिना प्रोडक्शन बजट में रॉ मटेरियल बजट नहीं बन सकता है। देखो 1 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स कंज्यूम्ड 3 यूनिट्स ऑफ ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ बी। लिखो 1 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स कंज्यूम्ड, 1 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स कंज्यूम्ड 3A and 5B। 1 units of finished goods consumed 3A and 5B। तो 40,000 फिनिश गुड्स कितना कंज्यूम करेगा 42,000 फिनिश गुड्स कितना कंज्यूम करेगा 42,000 इंटू 3 1,26,000 ए का, 42,000 इंटू 5 2,10,000 बी का, 2,10,000 बी का। चलो ये हो गया तुम्हारा कंजप्शन, ये हो गया तुम्हारा कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रॉ मटेरियल बजट। तो रॉ मटेरियल बजट मतलब रॉ मटेरियल क्वांटिटी टू बी परचेज। अब वैल्यू में नहीं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मतलब वैल्यू के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉ मटेरियल का कितना क्वांटिटी परचेज होगा। तो रॉ मटेरियल क्वांटिटी टू बी परचेज इज इक्वल टू कंजप्शन क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। क्लोजिंग स्टॉक में दो चीज आएगा, हैंड प्लस ऑर्डर। ओपनिंग स्टॉक में भी दो चीज आएगा, हैंड प्लस ऑर्डर। ठीक है, ओके। देखो पहले ए का कंजप्शन कितना 1,26,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हैंड प्लस ऑर्डर 23 माइनस ओपनिंग स्टॉक हैंड प्लस ऑर्डर 19,000।
तो ए का परचेज होगा 1,30,000 ये यूनिट्स या क्वांटिटी। बी का कंजप्शन 2,10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हैंड प्लस ऑर्डर 35 माइनस ओपनिंग स्टॉक हैंड प्लस ऑर्डर 31,000। बी का क्वांटिटी परचेज होगा 2,14,000। अब अगर परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया होता तो ये जो परचेज क्वांटिटी के हिसाब से कहां चला गया, हाँ अगर परचेज प्राइस क्वेश्चन में दिया होता तो ये जो परचेज क्वांटिटी के साथ हम परचेज प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ परचेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, तो आज के क्लास में हमारा हो गया प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट। ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फ्लेक्सिबल बजट, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।